अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही तैयारियों में जुटे हुए होंगे, पूरी मेहनत कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, इस कामयाबी को हासिल करने की। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नावल। क्या टॉपिक है? नावल। तरीका तो ये होना चाहिए था कि पहले आपको दास्तान पढ़ाने चाहिए थी, फिर नावल पढ़ाया जाना चाहिए था, फिर अफ़साने पढ़ाने चाहिए थे। लेकिन चूँकि दास्तान दोनों ही टॉपिक में नहीं है, दास्तान ना तो 3rd ग्रेड में है ना ही 2nd ग्रेड में है, इसलिए हमने पहले अफ़साना पढ़ा दिया। अब आपको अफ़साने के बाद क्या पढ़ाने जा रहे हैं? नावल पढ़ाने जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक को आप जब पढ़ोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना याद करने वाली चीज़ें भी नहीं है। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें कैसे बनी है, कैसे राइज हुई है। अगर आप ढंग से, मैं समझता हूँ, ढंग से वीडियो सुन लेंगे तो मुझे ये लगता है कि एग्ज़ाम तक आपको दोबारा इस वीडियो को तो उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो अभी मेरे जहन से निकल रही है। हाँ, याद आई। पहली बात ये थी दोस्तों, मैं आपको लाइव क्लास के लिए, प्रीमियर क्लास के लिए इसलिए बार बार कहा करता हूँ कि प्रीमियर क्लास में जो आप दोस्तों कमेंट करते हैं, मैं उनका जवाब दे सकूँ, आपकी बातों का महत्व जवाब दे सकूँ। कि हर वक्त मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे सकता और आपको ये ना लगे कि सर का एटीट्यूड हो गया है, सर भारी हो गए हैं, ये और वो। क्योंकि हज़ारों कमेंट आते हैं, सैकड़ों कमेंट आते हैं, सबका जवाब एक साथ नहीं दिया जा सकता। तो बेहतर है कि आप लाइव क्लास यानी प्रीमियर क्लास ज्वाइन करें ताकि मैं उसमें कमेंट कर सकूँ। अगर अभी तक नहीं करी है और ये क्लास आप देरी से सुन रहे हैं तो अगली बार से आप ध्यान रखें, क्लास 4 बजे आती है। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात, आप अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस क्लास से 4 बजे के टाइम जुड़ सकें, ताकि मैं सभी के जवाब एक साथ दे सकूँ। तीसरी बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, जो मुझसे व्हाट्सअप पर सवाल पूछते हैं। तो बराए मेहरबानी, इस यूट्यूब के अलावा मेरी एक लाइफ और भी है, यूट्यूब के अलावा मेरी ज़िंदगी और भी है। तो आप बराए मेहरबानी रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, रात को 2 बजे मैसेज ना करें। हालांकि मैं अपना डाटा ऑफ कर देता हूं, पर कई बार डाटा ऑन रह जाता है तो फिर रात को 12-1 बजे तक मैसेज करते रहते, पीछे पड़ जाते हैं। तो बराए मेहरबानी दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो आप मुझे 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। इस बात का आप क्या रखें, एहतियातन ध्यान रखें। तीसरा सवाल, आप बार बार पूछते हैं PDF कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। इस वक्त भी आप क्लास देख रहे हैं तो लाइव चैट का नीचे ऑप्शन चल रहा है, उसमें आपको ब्लू पट्टी दिख रही है, इसमें एक वीडियो का लिंक है। आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा PDF कहाँ, कैसे और कब मिलेगी। और अगर ये क्लास आप लाइव चैट के दौरान नहीं, यानी इस वक्त 4 बजे नहीं देख पा रहे हैं, इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर आपको मेरा कमेंट पिन मिलेगा, उसमें एक लिंक दिया गया है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि PDF कब, कहाँ और कैसे आपको मिलेगी। जो टर्म्स, जो कंडीशंस, जो बातें आपको PDF वीडियो में बताई गई है, वो टर्म्स कंडीशन ही फॉलो होंगे। तो आप जब तक वीडियो देख ना लें, जब तक सारी बात समझ ना लें, उससे हटकर सवाल आप प्लीज़ मुझसे ना करें। आप वीडियो देखते नहीं हैं और हर एक छोटे सवाल पूछते हैं। इससे अच्छा आप पहले वीडियो देख लें, सारी बातें उसमें क्लियर है। फिर भी कोई ऐसी बात हो कि सर ये बात उसमें क्लियर नहीं हो पा रही है, तो फिर आप मुझे अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई है। जब सब बात समझा दी गई है, मैंने कह दिया है उसमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो भी 1000 बार कमेंट ही आते हैं, सर प्रिंट क्यों नहीं आ रहे हैं, सर प्रिंट क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रिंट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। कोशिश करेंगे इसके ऊपर, लेकिन हाँ, लास्ट तक उम्मीद रखिए प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं और टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक है, इजीली आपको याद हो जाना है। आप बस मन लगा के, पूरा ध्यान चिता से हटा के और कंटिन्यू बातों को सुनते रहें। आज का टॉपिक दोस्तों नावल। क्या है नावल? आइए नावल के बारे में जानते हैं, समझते हैं। नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरजुएँ या छोड़गी झलकती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती है और हम उन पर किस तरह काबू पाते हैं। गोया नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। बात समझ में नहीं आई ना? समझ लीजिए, नावल क्या है दोस्तों? ज़िंदगी में इंसान के साथ कैसे हालात आने वाले हैं, एक इंसान की ज़िंदगी में कैसे वाक़यात पेश आते हैं और वो उन वाक़यात पर, उन कंडीशंस में अपनी प्रॉब्लम से कैसे फेस करता है, वो सब बातें आपको इसमें
समझाने की कोशिश की जाती है। एक तरह में नावल को बोलूँ तो नावल क्या है, सावधान इंडिया है। क्या है, सावधान इंडिया है। आपको बताते हैं किस तरह के क्या क्या मामला दुनिया में पेश आज के दौर में आते हैं। आपको इन चीज़ों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये चीज़ नावल में बयान की जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि नावल सच्ची घटनाओं पर आधारित है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आगे देखें, अब बात करते हैं नावल लफ्ज़ के बारे में। नावल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके मानी नया है। इतालवी का मतलब होता है इटालियन लैंग्वेज को बोलते हैं इतालवी। क्या बोलते हैं, इतालवी। इतालवी ज़बान में एक लफ्ज़ है नाविला। क्या है, नाविला। और नाविले से क्या निकला है दोस्तों, नया। नाविला मतलब क्या है, नया। क्योंकि अपने ज़माने की नई चीज़ थी, अपने ज़माने की नई सिनफ थी, इसलिए उसको उस ज़माने में नया कह दिया। और नया से क्या बन गया, नावल बन गया। क्या बन गया, नावल बन गया। ये नाम इसलिए रखा गया कि नावल एक नई चीज़ थी। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। गोया हकीकी कहानियों को नावल कहा जाता है। हकीकत की कहानियों को क्या कहा जाता है, नावल कहा जाता है। नावल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से बना है, जिसके मानी नया है, अजीब या अनोखा के हैं। इसको नया भी कह सकते हैं, अजीब भी कह सकते हैं, अनोखा भी कह सकते हैं। नावल वो नसरी किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयों को पेश किया जाता है। ये हमारी ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। ऐसे छोटे छोटे लैंग्वेज वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, सवाल बना के दिया जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है क्या, अफसाना, दास्तान, नावल या इंशाई वगैरह कुछ आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दी जा सकती है, तो आपको जवाब देना है नावल। नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी उमंगों और आरजुओं को पेश किया जाता है। नावल में बताया जाता है कि इंसान के सामने कौन सी मुश्किलात आने वाली हैं और किस तरह उनका सामना करना है। नावलों में पैदाइश से लेकर मौत तक के हालात का जिक्र होता है। नावल एक ऐसा निगार खाना है जिसमें ज़िंदगी के सारे रूप देखे जा सकते हैं। मैं अलग अलग परिभाषाओं से समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग लाइन से इसके सवाल हमेशा बनते आ रहे हैं। नावल को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बातों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। फिर होता क्या है, नावल, दास्तान, अफसाना सभी लगभग एक जैसी सिन्फ हैं, बस वक्त के साथ क्या है, अपग्रेडेड हैं। दास्तान का ही बदला हुआ हिस्सा क्या है, नावल है। नावल का ही बदला हुआ हिस्सा क्या है, अफसाना है। चलिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं। पहले चलो मैं पढ़ देता हूँ, फिर बता देता हूँ आपको क्या चीज़ है। जब इंसान गारों में ज़िंदगी बसर करता था, उस वक्त से वो कहानी किस्सों को सुनता और सुनाता था। जैसे जैसे ज़िंदगी में बदलाव होता गया, कहानियों का अंदाज भी बदलता गया। इंसान जब दास्तान की फ़र्जी किस्सों से उकता गया तो उसने ऐसे किस्से सुने जिनमें हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आया, तो उसे नया नाम दिया गया। कहानी बयान करने के लिए नए अंदाज को ही नावल कहते हैं। नावल से पहले उर्दू में दास्तान सुनाई जाती थी। नावल अंग्रेज़ी अदब से उर्दू अदब में आया है। अब मैंने दोस्तों एक पट्टा बनाया है अलग से हाईलाइट करने के लिए। दास्तान के बाद लिखा है नावल और नावल के बाद लिखा है अफसाना। अब ये क्या चीज़ें हैं, तीनों क्या चीज़ें हैं, इससे हटकर भी एक चीज़ और जान लीजिए। आपने इंग्लिश में दो चीज़ें सुनी होगी, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। नस्र को यानी किसी भी अदब को दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, नज़्म में, गज़ल में, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। बात करते हैं प्रोज की, बात करते हैं गद्य भाग की, बात करते हैं नस्र की, तो नस्र को भी दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। कितने बड़े हिस्सों में, दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। उससे बोलते हैं फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन को बोलते हैं अफसानवी, नॉन फिक्शन को बोलते हैं गैर अफसानवी। मैं अगली बार टाइप करके बता दूंगा अगले वाले वीडियो में, अभी आप सिर्फ वर्ड भी सुन लें मुझसे। अफसानवी और गैर अफसानवी, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है दोस्तों अफसानवी केस, वो सिर्फ जिसमें कुछ कहानीपन हो, जिसमें क्या हो, कुछ कहानीपन हो, वो सब फिक्शन में आते हैं। और जिसमें कहानीपन नहीं हो वो नॉन फिक्शन में आते हैं, यानी वो क्या आते हैं, गैर अफसानवी में आते हैं। दास्तान क्या है, फिक्शन है, यानी दास्तान क्या है, अफसानवी है। नावल अफसानवी है और अफसाना तो अफसानवी है ही। क्योंकि बात क्या है, दास्तान में, नावल में और अफसाने में कोई ना कोई कहानी है। अफसाने में कोई कहानी है, कहानी के जरिए मैसेज है। नावल में कोई कहानी है, एक हकीकत की कहानी है। दास्तान में भी कहानी है, भले ही फर्जी कहानी, पर कहानी तो है। लेकिन दूसरी बात की जाए जब नॉन फिक्शन की, तो उसमें क्या आता है, मजमून। बताओ मजमून में कोई कहानी है, नहीं है। इंशाइया में कोई कहानी है, नहीं है। बस कुछ बातों को तो पैरोडी में कोई कहानी है, नहीं है। बस बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है या बातों को समझाने के लिए आपके सामने पेश किया गया है, उसमें कोई कहानीपन नहीं होता, वो नॉन फिक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिर्फ फिक्शन की, यानी अफसानवी अदब की। अफसानवी अदब की शुरुआत दोस्तों होती है दास्तान से। कब से होती है, दास्तान से। यानी जब इंसान गारों में, गुफाओं में ज़िंदगी गुजारता था, जब उसके पास ज़िंदगी में सिर्फ दो ही काम होते थे, खाना पीना और दिन निकालना।
खाना पीना और दिन निकालना, जंगल में भटकना, शिकार करना और कैसे कैसे दिन निकालना, यही उसका अहम मकसद हुआ करता था। कि उस ज़माने में इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, दिन में व्हाट्सअप टेलीग्राम नहीं थे, आपके पास यूट्यूब नहीं थे, ठीक है, इनके पास यूट्यूब नहीं थे, दिन में मचकाने के लिए दिन भर इंस्टा नहीं थे, इनके पास फेसबुक नहीं था। इन लोगों का काम क्या था? सिर्फ खाना पीना और दिन निकालना। तो ये लोग भी उस ज़माने में कहानी किस्से सुनाने की बातें करते थे। अब वो जो कहानी किस्से होते थे बिल्कुल फर्जी होते थे। क्या होते थे? फर्जी होते थे। फिर धीरे धीरे दुनिया अपग्रेड होती गई, धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती गई, तो इन्होंने क्या किया? कहानी किस्सों को अपग्रेड करना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे किसकी ईजाद हुई? दास्तान की ईजाद हुई। क्या निकली सबसे? दास्तान में फर्जी किस्से होते हैं, काल्पनिक चीज़ें जिनका को असल में कोई औचित्य नहीं है। जिन चिराग पे हाथ चिराग रगड़ोगे जिन निकलेगा, आसमान में कालीन उड़ते हुए दिखेंगे, परियां उड़ती दिखेंगी। अब बताइए प्रैक्टिकल चीज़ है? नहीं। फिर इंसान और ज़्यादा अपग्रेड हुआ, उसने और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी, दुनिया और ज़्यादा अपग्रेड होने लगी। तो दास्तान का ही बदला हुआ रूप क्या है दोस्तों? नॉवेल है। क्या है? नॉवेल। जब इंसान को लगा कि उसे दुनिया में भेजा गया है तो उसको भेजा जाने का कोई मकसद है, उसको दुनिया में भेजने का कोई काम भी है, उसकी ज़िंदगी जीने का कोई वजूद भी है, तब उसे पता लगा कि हाँ, हमारी ज़िंदगी जीने का एक कारण है। उस कारण को पेश करने, उन बातों को पेश करने के लिए क्या चीज़ सामने आई कि हमें हकीकत की ज़िंदगी की बात करनी चाहिए। ये आसमान में कालीन का उड़ना, ये जिन निकलना करना सब फालतू की बातें हैं। अब से हमें सिर्फ सच्ची बातों को ही पेश करना चाहिए। तब चीज़ लिखी क्या जाने लगी? नॉवेल। लेकिन नावल पढ़ने के बाद भी एक मसला और आया है कि नावल पढ़ते पढ़ते इंसान बोर होने लगा। नावल की कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, इतना टाइम नहीं लोगों के पास। आज के टाइम में इतना भी टाइम नहीं है। अभी 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ, अभी भी जब ये वीडियो लोग सुन रहे हैं तो इतने बिजी लोग होंगे कि इस वक्त वीडियो सुन रहे होंगे, दूसरे कुछ काम में मशगूल होंगे। और उससे भी ज़्यादा बिजी लोग तो वो होंगे जो इस वीडियो को 2x पे करके सुन रहे होंगे। समझ, 2x का ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ा कर सुनने के लिए। इतने ज़्यादा बिजी लोग भी हैं, यानी दुनिया धीरे धीरे बिजी होने लगी। तो नावल का ही शॉर्ट रूप अफसाना, जिसमें ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा ले लिया गया। नावल में तो पूरी ज़िंदगी की दास्तान ले ली जाती है, पूरी ज़िंदगी कहानी ली जाती है। एक बच्चा कब पैदा हुआ है, फिर बड़ा हुआ है, फिर शादी हुई है, फिर नौकरी लगी है, फिर क्या क्या काम किए हैं, फिर मर गया, सारी बातें नावल में पेश कर दी जाती है। अफसाने में ज़िंदगी का एक अहम किस्सा, जहाँ से किसी को कोई मैसेज दिया जा सके, एक भाग, एक अंश, एक जुज़ उसका ले लिया जाता है, वही कहलाता है अफसाना। क्या कहलाता है? अफसाना। तो ये तीनों बात समझ में आ गई। दास्तान फेक कहानियाँ, माफूकुल फितरी काल्पनिक बातों को लेकर लिखा जाता है, नावल सच्ची दास्तान को लेकर, सच्ची बातों को लेकर लिखा जाता है, और अफसाना सच्ची बातें होती है लेकिन ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होती है, एक जुज़ होती है, पूरी ज़िंदगी इसमें नहीं होती है। चलिए बारी बारी के बाद पढ़ लेते थोड़ा बहुत। दास्तान के लिए दो चीज़ें ख़ास है, एक तवालत, दूसरा माफूकुल फितरी अनासिर। माफूक कहते हैं फेक, माफूक इंग्लिश में फेक, माफूक उर्दू में, इंग्लिश में फेक। माफूकुल फितरी, फितरी कहते हैं नेचुरल, नेचर से बिल्कुल फेक। अनासिर जमा है उनसर की, उनसर यानी होता तत्व, उनसर यानी होता तत्व, अनासिर उसकी क्या है दोस्तों? जमा है। तो माफूकुल फितरी अनासिर यानी काल्पनिक तत्वों को शामिल किया जाना, ये इसका पहला जुज़ है। और तवालत कहते हैं लंबाई, तवालत कहते हैं लंबाई, बड़ा। नाव दास्तान में कितनी भी बात को बड़ा के डिटेल में बयान किया जा सकता है। ये दास्तान की क्या है दोस्तों? खासियतें हैं। दास्तान कम इल्मी और फुर्सत की ईजाद है, जबकि नावल अमली और साइंसी दौर की ईजाद है। दास्तान जब फालतू लोग थे, बिल्कुल फ्री टाइम था, उनकी ईजाद थी। और जब लोग साइंस का ज़माना स्टार्ट हुआ, जब लोग अपग्रेड होने लगे, तब जाकर नावल की ईजाद हुई है। दास्तान दास्तान में एक किस्सा दूसरे किस्से से अलग होता है, जबकि नावल में सिर्फ एक ही किस्सा होता है। जैसे क्या है, मिसाल बताते हैं। मसलन अली बाबा 40 चोर, सिंदबाद जहाज़ी और अलादीन का चिराग, ये सभी एक ही दास्तान अल्फ लैला के किस्से हैं, जबकि नावल में एक ही किस्सा होता है। समझ में आई? नहीं समझ में आई तो वापस सुन लीजिए। आप लोगों ने दोस्तों हातिम ताई मूवी देखी होगी 100%, सभी ने, है ना। हातिम ताई मूवी में क्या होता है? कहानी एक ही होती है। कहानी क्या होती है? एक ही होती है कि हातिम जो है वो एक परी के पास जाता है और परी को क्या करता है? पत्थर की ऐसा कुछ बना देता है और बाद में कहता है कि अब तुम्हें 7 सवाल पूरे करने हैं। तो मेन कहानी कौन सी? हातिम की मेन कहानी है कि उसमें हातिम को वो सारे 7 सवाल के जवाब देने हैं, 7 सवालों के जवाब देने हैं, तब जाकर वो परी छूट जाएगी। तो मेन कहानी ये है। लेकिन उस कहानी में नई कहानी क्या पैदा हो जाती है? जब वो आगे चलता है तो एक नया केस आ जाता है, उस नए केस से, उस नई कहानी से पता लगता है कि हाँ, इसमें पहले सवाल का जवाब छुपा होता है। दूसरी कहानी में फिर कोई नई कहानी पैदा हो जाती है। इस तरह 7 सवालों में भी 7 नई नई कहानियाँ हो जाती है। तो दास्तान की खासियत यह है कि दास्तान में एक कहानी में और कहानी में और कहानी होती जाती है। नावल में एक ही कहानी होती भाई, उसमें अलग अलग नहीं घुमाया जाता। एक इंसान के बारे में बताएं तो पूरी डिटेल से उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। तो ये फ़र्क है। तो ये अली बाबा 40 चोर, है ना, सिंदबाद जहाज़ी, अलादीन का चिराग, ये सभी जो है ना एक दास्तान के हिस्से हैं। और दास्तान का नाम क्या है? अल्फ लैला। क्या है? अल्फ लैला एक दास्तान है, उसके अंदर अलग अलग कहानियाँ बहुत सारी है। हमें लगता है सब अलग अलग कहानी नहीं, वो एक ही दास्तान के सारे हिस्से हैं।
नावल की दूसरी खुसूसियत ये है कि उसमें हकीकी ज़िंदगी के किस्से होते हैं, जबकि दास्तान में फ़र्जी और ख़याली किस्से होते हैं। चिराग को रगड़ने से जिन का बाहर आना निकलना, परियों का उड़ना, कालीन का उड़ना, इंसान का गायब हो जाना, ये सब बातें क्या है, फेक है, फालतू है। ये सब चीज़ दास्तान में होती है, नॉवल में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल चीज़ें बयान की जाती है। किस्सा जब तक ख्वाबों और ख्यालों की भूल भुलैया था तब तक वो दास्तान था, और जब हकीकत से आशना हुआ तो वो नावल बन गया। जब तक ख्वाब ख्याल की बातें थी तब तक क्या था, वो दास्तान था, और जब वो ख्वाब ख्याल की बातें हट गई उसके बाद क्या शुरू किया दोस्तों, वो नावल के रूप में तब्दील हो गया। नावल में शुरू से आखिर तक एक ही कहानी होती है और एक ही तरह के किरदार होते हैं, जबकि दास्तान में हर किस्से के अपने अलग अलग किरदार होते हैं। पहली कहानी हातिम की है, परी की है, दूसरी कहानी में कोई और निकल जाता है, तीसरी कहानी में कोई गुंडा निकल जाता है। हर बार कहानी में किरदार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। नावल में आमतौर पर किस्से ही बयान किए जाते हैं, लेकिन वो दास्तानों की तरह किस्से नहीं होते। नावल में किसी एक फ़र्द और उससे वाबस्ता चंद अफराद की कहानी बयान की जाती है। नावल में क्या होता है दोस्तों, एक इंसान की कहानी को गठित कर लिया जाता है, एक इंसान की कहानी को सोच लिया जाता है, एक पर्सपेक्ट बना लिया जाता है, और उस इंसान की कहानी से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होते हैं उन सभी चीज़ों को बयान किया जाता है, और कहानी पूरी उसी पर ही बेस्ड होती है, अलग से बयान नहीं की जाती। लेकिन किस्से का दास्तान का मामला कुछ और है, एक कहानी कहीं और जा रही है, दूसरी कहानी कहीं और जा रही है, और आपस में लाके कहना कि सबको क्या कर देते हैं, मिक्सअप करके जोड़ देते हैं। और शॉर्ट में बताऊँ तो नावल एक तरह की मूवी है और दास्तान एक तरह की वेब सीरीज़ है, ठीक है। नावल में सीधी सच्ची वाक़े बयान किए जाते हैं जो हमारे आम ज़िंदगी की तर्जुमानी करते हैं, इसलिए ये हमारी माशरती ज़िंदगी का नक्शा पेश करती है। कौन? नावल ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरजुएं झलकती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें पेश आती है और किस तरह हमें उन पर काबू पाना है। गोया नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। पैदाइश से लेकर मौत तक जो भी हालात पेश आते हैं वो सब नावल का मौजू हो सकते हैं। समझ में आ गई? सब थी नावल की परिभाषा, नावल के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं दोस्तों नावल की तारीफ़ दो अलग अलग मुख्तलिफ नक्कादों के बारे में। दो अलग अलग लोग क्या कहते हैं नावल के बारे में। क्लाइविस के मुताबिक क्या है नावल उस ज़माने की हकीकी ज़िंदगी और तौर तरीक़ों की तस्वीर होती है जिसमें वो लिखा गया हो। दूसरा, इंदर राय मुर्राय का ख्याल है हकीकी नावल कभी रोमानी नहीं हो सकता, इसके लिए हक़ाइक़ को सहारा और हकीकी सोसाइटी का पस मंज़र होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों नावल के सबसे अहम टॉपिक के बारे में, जहाँ से आपके सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इख्तलाफ हो सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ सारी बात। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं दोस्तों? 6। कितने हैं? 6। इसमें इख्तलाफ होगा, कहीं आपको 5 मिलेंगे, कहीं आपको 6 मिलेंगे, कहीं आपको 7 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बता देता हूँ। पहला होता है किस्सा। क्या होता है किस्सा? कहीं आपको कहानी लिखा हुआ भी मिल सकता है, कन्फ्यूजन होना, किस्सा कहानी दोनों एक ही चीज़ होते हैं। दूसरा है प्लॉट। क्या है? प्लॉट। तीसरा है किरदार निगारी। चौथा है मुकालमा निगारी। पाँचवा है मंजर कशी, और छठा है नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र सही है, लेकिन वापस पीछे चलते हैं मंजर कशी। मंजर कशी को कहीं क्या है, जमाओ मकान लिख रखा है और कहीं मंजर कशी भी लिख रखा है, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही है। कन्फ्यूजन का होती है, एक इसमें ऐड कर दिया जाता है उस्लूब। क्या ऐड कर दिया जाता है? उस्लूब इसका जुज़ नहीं होता है। अगर देखा ही जाए तो उस्लूब तो हर सिन्फ का क्या है, जुज़ है। उस्लूब का मतलब क्या होता है? उस्लूब का मतलब होता है तरीका, पैटर्न। क्या होता है उस्लूब का? तो तरीका, एक फॉर्म, कि कौन सी सिन्फ किस फॉर्म में लिखी जाने वाली है। अगर मैं बात कहूँ कि बताऊँ मसनवी का उस्लूब क्या है, तो आपको पता है मसनवी का उस्लूब है कि उसमें दास्तान पेश कर दी जाती है। मसनवी को बहुत फैला कर, बहुत तवालत के साथ लिखा जा सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि अफसाने का उस्लूब क्या है, तो आप कहेंगे सर अफसाने का उस्लूब ईजाज़ व इख्तिसार है, यानी चीज़ों को बहुत कम से कम लफ्ज़ों में शॉर्ट एंड स्वीट में बात बयान करना उस्लूब है। तो देखा जाए उस्लूब सभी का तरीका है, तो यहाँ पर हम उस्लूब को शामिल नहीं करेंगे। इन 6 में से ही इन बातों को हम साइड में निकाल लेंगे। इन 6 को जब मरबूत करेंगे, इन 6 अज्ज़ाए तरकीब को जब हम गठित करेंगे तो हमारी बात उसमें निकल जाएगी, उस्लूब ऑटोमेटिकली उसमें अलग से निकल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये जो 6 आपको बताए जा रहे हैं यही ऑथेंटिक हैं। आप 5 के 6 के 7 में चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। चलिए, इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में लिख रखा है, पर मैं आपको डायरेक्ट यही बता देता हूँ, आप बाद में जब नोट्स मिलेंगे उसमें बैठ के पढ़ते रहना। पहला है किस्सा या कहानी। नावल के लिए किस्सा कहानी क्या है, ज़रूरी है। आपको पता है कोई भी सिन्फ हो, चाहे नावल हो, चाहे अफसाना हो, चाहे दास्तान हो, उसके लिए कहानी का होना ज़रूरी है। हम क्या बयान कर रहे हैं? कहानी तो बयान कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ तो है कहानी। क्या है? कहानी उसका बेस है जिसके ऊपर सारी बातें लिखी जा रही है। कहानी क्या है? सबसे मेन चीज़ तो है कहानी। कहानी होनी चाहिए ज़ोरदार वाली, कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए।
दूसरा है प्लॉट। क्या है प्लॉट? प्लॉट का मतलब वो हम जो काटते हैं ज़मीन है वो प्लॉट नहीं है। प्लॉट का मतलब है दोस्तों तरतीब। क्या है? तरतीब। कि कहानी जब किसी इंसान को सुनाई जा रही है, कोई इंसान जब कहानी पढ़ने वाला है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े। यानी पहले इंसान पैदा हुआ है, फिर बड़ा हुआ है, फिर उसकी शादी हुई है, फिर उसने कारोबार स्टार्ट किया है, फिर उसने ज़िंदगी में आगे तरक्की पाई है, जवाली पाई है, जो भी है, फिर उसका अंतकाल हुआ है, फिर मरा है। ये कहानी का होता है, एक सिस्टमेटिक होता है, ताकि पढ़ने वाले को सब चीज़ समझ में आती रहे। अब पता लगे हम कहानी के पहले स्टार्टिंग में तो मार रहे हैं, फिर फ्लैशबैक में जाकर बताते नहीं वो तो जिंदा भी था, वो तो छोटा था, फिर बड़ा हुआ था। तो पढ़ने वाला जब इतना बड़ा नॉवल पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन कब पैदा हुआ था, कौन कब मरा था। वही लाइक एक टीवी सीरियल्स हो जाएगा, डेली सोप जिसको कहा जाता है। तो प्लॉट का मतलब होता है कहानी को एक तरतीब देना, कहानी को एक तरतीब देना जिससे कहानी आराम से समझ में आ सके और बंदा उससे जुड़ा रहे। तीसरी चीज़ है किरदार निगारी। आपको पता होगा, मैंने जब आपको अफसाना पढ़ाया था तब भी मैंने किरदार निगारी बताया था। किरदार निगारी सभी का जुज़ है, दास्तान का भी है, अफसाना का भी, सभी का है, ड्रामा का भी है, ड्रामा भी किरदार निगारी। हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी है क्या? कहानी कुछ नहीं, कहानी तो कुछ लोगों की आपस की वार्तालाप है, कुछ लोगों के आसपास का वातावरण है, लोगों के आपस में हाव भाव है, उनकी बोलचाल है। वो लोग ही किरदार हैं, वो लोग ही क्या है? किरदार है जो उस कहानी में शामिल होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? वो लोग ही जो कहानी में होते हैं वो इसके किरदार हैं। तो किरदार निगारी जितनी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, जितना अच्छे तरीके से आप किरदारों को पेश करेंगे, उतना ही बेहतर वो नावल या वो सिन्फ कहलाएगी, जो भी वो लिख रहा है, चाहे ड्रामा हो, चाहे अफसाना हो, कुछ भी, है ना। तो किरदार निगारी क्या है? जो किरदार होते हैं, जिन किरदारों का रूप जैसा बताया गया है। चौथा है मुकालमा निगारी। किरदारों का आपस में बातचीत करना। मुकालमा बना है कलाम से, कलाम मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, बात। तो किरदार आपस में जो बातचीत करते हैं, उनके बातचीत करने का टोन कैसा है, उनके बातचीत करने का तरीका कैसा है, डायलॉग जिसको कह सकते हैं, उनके डायलॉग कैसे हैं, उनका संवाद कैसा है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इसको इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए नावल में जो भी किरदार शामिल किए गए हैं, उनके मुकालमे, उनके संवाद, उनकी बोलचाल, उनके हाव भाव सभी इस तरह बताए जाने चाहिए कि अगला उन डायलॉग्स को सुनकर उसके जहन में सब चीज़ें क्या हो जाए? सेट हो जाए, और वो उसको पकड़ के बैठा रहे, उसके दिमाग में सब चीज़ क्या चलती रहे और उन चीज़ों से क्या रहे? जुड़ा रहे। उसके बाद दोस्तों है मंजर कशी। क्या है? मंजर कशी। मंजर कशी में आता है माहौल। जैसे मान लीजिए एक नावल है उमराव जान। क्या है? उमराव जान। अब उमराव जान नावल लिखा जा रहा है तो उमराव जान में बताया जा रहा है कि एक कोठा है। अब कोठे का जब मंजर बता रहे हैं कि कोठे पे इस तरह औरतें खड़ी थी, बाहर कुछ लोग पान थूक रहे थे, कुछ ऐसा माहौल था, लड़कियां इधर खड़ी थी, एक अड्डे वाली बैठी थी, यानी कुछ तो बताना, चीज़ों को इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करके बताना कि पढ़ने वाले को ऐसा ना लगे वो नावल पढ़ रहा है, बल्कि वो कहीं ना कहीं ये महसूस करे कि वो खुद उस चीज़ को सब अपनी आंखों से देख रहा है। इस तरह चीज़ों को बयान करना क्या कहलाता है? मंजर कशी। अगला है नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थीम। क्या है? थीम। किसी भी चीज़ को लिखने के पीछे एक थीम हुआ करती है। हर इंसान का एक क्या होता है? नुक्ता नज़र होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद का नुक्ता नज़र क्या था? गरीब लोगों की मदद करना, गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाना, वो का नुक्ता नज़र था। किसी ने मुतवस्सित घराने की आवाज़ उठाई है कि उनके घर में क्या समस्याएं हो सकती है। मंटो ने अमीर घराने के लोगों की आवाज़ उठाई है कि अमीर घराने के लोग, लड़के लड़कियाँ कहाँ पे फहाशी में डूबे पड़े होते हैं, किस ख्याली में खोए हुए होते हैं, उन बातों को पेश किया है। तो एक नुक्ता नज़र होना, एक थीम होना ज़रूरी है जिस पर नावल लिखा जा रहा है कि हम नावल के ज़रिए हम लोगों में क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को क्या बात हम मैसेज देना चाहते हैं, वो कहलाएगा नुक्ता नज़र। अब ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों? किस्सा या कहानी एक, उसके बाद है प्लॉट, प्लॉट के बाद किरदार निगारी, उसके बाद मुकालमा निगारी, इसी को ज़बान व बयान भी कहते हैं। उसके बाद है पस मंज़र, इसको मंजर कशी भी कहते हैं, पस मंज़र भी कहते हैं, और ज़मान व मकान भी इसे ही कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों नुक्ता नज़र। क्या है? नुक्ता नज़र। और ये सब चीज़ें मैं रिटर्न में दे चुका हूँ, और आप चाहें तो बाद में से PDF लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। समझाने की चीज़ मैं आपको समझा चुका, आप बाद में खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर ने क्या चीज़ यहाँ पर बोली थी। गर्मी। अब बात करते हैं दोस्तों नावल की अक़साम। हालांकि ये टॉपिक आपके है नहीं सिलेबस में, ठीक है, नावल की अक़साम सिलेबस में आता नहीं, इससे सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं, पर चूंकि मेरा काम है आपको सब चीज़ों से आगाह करना, इसलिए मैं आपके सामने चीज़ लेकर आया हूँ। हालांकि इससे कोई सवाल ज़्यादातर बनते नहीं है, ये एक समझ के तौर पे आपको ये चीज़ समझ, आपको एक वर्ड पढ़ना है और वर्ड से समझ जाएंगे चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है। नावल की अक़साम तो बहुत सारी है, किसी भी मौजू पर नावल लिखा जा सकता है, इसकी कोई कैद नहीं है कि नावल में यही बातें पेश की जाए, नावल में इन्हीं बातों को शामिल किया जाए, ऐसी कोई कैद नहीं नावल में। नावल में कोई भी टॉपिक कैसे बयान किया जा सकता है। तो सबसे पहला दोस्तों माशरती नावल। कौन सा है माशरती नावल? बस पढ़ देते हैं, आने वाला कुछ नहीं इसमें से। जो नावल बुनियादी तौर पर माशरे के लिए
मसले या मसाइल की नकाब कुशाई करते हो, उन्हें माशरती नावल का उन्वान दिया जाता है। सामाजिक नावल को क्या कहा जाता है? माशरती नावल कहा जाता है। वाक़याती नावल, जिन नावलों में प्लाट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी इनमें वाक़यात की भरमार होती है, इन्हें हम वाक़याती नावल कहते हैं। आगे से आगे नई नई कहानियाँ उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे चलती रहती है। किरदारी नावल, जिन नावलों का मरकज़ी तासुर किसी ख़ास किरदार की खसूसियत से तश्कील पाए, उन्हें किरदारी नावल से मौसूम किया जा सकता है। तो आप बताइए उमराव जान क्या है? देखा जाए तो किरदारी नावल भी है। एक किरदार दिया गया उमराव जान, उसी से इंस्पायर किया गया है कि वो जानबूझकर कोठे पे नहीं जाती है, बल्कि कहाँ से कहाँ एक अमीरन नाम की एक छोटी सी बच्ची को उमराव जान अदा नाम से एक तवाइफ बना देता है। तो उससे इंस्पायर होना, उनसे कुछ सीखना समझना, ऐसे भी किया जा सकता है। नज़रियाती नावल, जिन नावलों में मकसद या नज़र ज़्यादा उभरा हुआ होता है, उन्हें हम मकसदी या नज़रियाती नावल का करार देते हैं। और होता है तारीख़ी नावल, जिन नावलों में तारीख़ किसी ख़ास दौर, किसी मशहूर शख्सियत को नावल का मौजू बनाया गया हो, उन्हें हम तारीख़ी नावल करार दे सकते हैं। जासूसी नावल, आपने पढ़े होंगे जासूसी नावल। तो जिन नावलों की बुनियाद अनोखी बातों, माफ़ूकुल फ़ितरत किरदारों और तहरीर व तजस्सुस पर हो, उन्हें हम जासूसी नावल कहते हैं, जिसमें क्या हो? सस्पेंस हो। इस्लाही नावल, ऐसे नावल जिनमें इस्लाही माशरत की जाए, उन्हें इस्लाही नावल कहते हैं। रोमानवी नावलों में एक मोहब्बत की कहानी के सामने आती है जो बतौर उसूल खुशकुन इख्तिताम पजीर होती है, यानी उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। इन नावलों का मरकज़ी प्लाट मोहब्बत में मरकज़ी किरदारों के जज्बात की तफसील से भरा हुआ होता है, जो दूसरों के माबैन मोहब्बत में पढ़ने के लिए बयां। आगे काट दी मैंने, बातें सिर्फ नहीं थी, काम बताने लगा आपको। नफ्सियाती नावल क्या होता है? जो नावल बुनियादी तौर पर किसी नफ्सियाती नुक्ते के गर्द घूमते हैं या फिर किरदारों के तहलीली नफ्सी में मसरूफ़ अमल होते हैं, उन्हें नफ्सियाती नावल कहते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक बातों को पेश करते हैं। तो दोस्तों, नावल का जो मेन टॉपिक है, जो थर्ड ग्रेड में जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे वो यहीं तक ही पूछे जाएंगे। फिर भी आप नावल का आगाज़ हुई कृत्य का पढ़ लें, इतना टफ नहीं है। एक दो बार आप ढंग से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, तो आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम पढ़ेंगे नावल का आगाज़ और इर्तिका। क्या पढ़ेंगे? आगाज़ और इर्तिका। नावल कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका प्रारंभ हुआ और आगे कैसे इसने विकास पाया, वो सब चीज़ें हम बारी बारी इसमें पढ़ेंगे। तो देखते रहें, इसको भी बातों को समझना ज़रूरी आपके लिए है। इससे ज़्यादा डीपली सवाल थर्ड ग्रेड के लिए नहीं आते हैं, पर सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ना, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नावल उर्दू अदब में एक जदीद सिन्फ है। कौन सिन्फ है दोस्तों? जदीद सिन्फ है। इसकी इजाद 19वीं सदी से मानी जाती बल्कि है। उर्दू नावल की इब्तिदा डिप्टी नज़ीर अहमद से होती है। किससे होती है? डिप्टी नज़ीर अहमद से होती है। डिप्टी नज़ीर अहमद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर पहला नावल निगार माना जाता है। रेड करने का मतलब क्या है, ये बात आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आपका पहले बनना स्टार्ट हो जाता है। पहला मुत्तफ़िक़ा तौर पर पहला नावल निगार किसे माना जाता है? नज़ीर अहमद को, डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार माना जाता है। कौन सा लिखा गया था वो भी देखिए। 1869 में नज़ीर अहमद ने पहला नावल मिरअतुल उरूस लिखा था। कौन सा लिखा दोस्तों? मिरअतुल उरूस लिखा था। ये इनका पहला नावल है, 1869 में ये लिखा गया है। ये एक इस्लाही नावल था। ये उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की इस्लाह और तरबियत के लिए लिखा था। नज़ीर अहमद ने कुल 7 नावल लिखे हैं। कितने लिखे हैं दोस्तों? टोटल 7 लिखे हैं। इनके नावलों में इस्लाह पसंदी, मकसदियत और तबलीग का गलबा है। इनके नावलों में औरतों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी गई है। नज़ीर अहमद के नावलों में, इनके नावलों में निस्वानियत और ख़ानादारी का गलबा है। निस्वान का मतलब होता है औरत, महिला। तो निस्वानियत यानी औरतों की बातें की गई है। औरतों के कैसे मसले मसाइल होते हैं उन सबको बयान किया गया है। खानादारी घरेलू मसाइलों को आपने पेश किया है अपने नावलों के ज़रिए। मिरअतुल उरूस क्या है दोस्तों? उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की इस्लाह के लिए लिखा था और बाद में उसको दहेज में भी दिया था सब कुछ। इनके नावल को इस्लाही नावल भी कहा जाता है। नज़ीर अहमद के अहम नावल कौन से हैं? मिरअतुल उरूस 1869 में, बनातुन नाश 1872 में, तौबतुन नुसूख 1877 में, अफसाने मुब्तला 1885 में, इब्नुल वक्त 1888 में, अयामा और रुयाए सादिक़ा ये भी इनके अहम नावल में शामिल हैं। मिरअतुल उरूस के बारे में जान लीजिए, थोड़ा अहम नावल है इसलिए। इस नावल में अकबरी बड़ी और असगरी छोटी 2 बहनें हैं जो इस नावल के अहम किरदार हैं। इनके नाम नहीं है बड़ी छोटी, बता रहा हूँ बस आपको। 2 बहनें इसमें नावल में 2 किरदार हैं, 2 बहनें हैं। एक का नाम है अकबरी, एक का नाम है असगरी। अकबरी जो होती है बड़ी बहन होती है, असगरी जो होती है छोटी बहन होती है। ठीक है, तो असगरी का जो किरदार है
असगरी का किरदार सलीकामंद है और शादी के बाद घर को अपने अखलाक से जन्नत बना देती है। नावल में कहानी ऐसी लिखी गई है, जो असगरी छोटी बहन होती है उसका किरदार बहुत सलीका वाला है, अच्छा है, और अपने किरदार से, अपने रवैये से अपने घर को क्या बना देती है, जन्नत बना देती है। जबकि अकबरी का किरदार फुहड़ किस्म की औरत का है, जो अपने एतवार से, अतवार तरीके की जमा है, तौर तरीके से घर को भाड़ बना देती, क्या बना देती दोस्तों, भाड़ बना देती है। तो अपनी बड़ी बेटी को इस सलाह देने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए, उसको नसीहत देने के लिए उन्होंने नावल लिखा था। इस नावल को अकबरी और असगरी के किस्से के नाम से भी जाना जाता है, मिरअतुल उरूस को। ये उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की तरबियत और तालीम के लिए लिखा और उसको जहेज़, दहेज में होता दोस्तों, उर्दू में क्या होता है, जहेज़ में भी दिया गया। नज़ीर ने अपने नावलों में मुतवस्सित मुस्लिम घरानों के माहौल को पेश किया है। मुतवस्सित मुस्लिम, मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार को आपने क्या है, अपने नावलों में जगह दी है। नज़ीर की ज़बान खालिस टकसाली ज़बान थी, जो दिल्ली और उसके अतराफ़ में बोली जाती थी। दिल्ली के आसपास जो बोली जाती थी टकसाली ज़बान कहलाती है। खालिस शुद्ध टकसाली ज़बान में आपने सारी बातें लिखी हैं। नज़ीर के बाद दूसरे नावल निगार पंडित रतन नाथ सरशार हैं। पंडित रतन नाथ सरशार दूसरे अहम नावल निगार हैं। आइए इनके बारे में भी कुछ बातें हम जान लेते हैं। पंडित रतन नाथ सरशार ये लखनऊ के रहने वाले थे, तो जाहिर सी बात है लखनऊ के बारे में लिखेंगे। तो इन्होंने अपने नावलों में लखनवी तहजीब को पेश किया है। सरशार ने लखनऊ के जवाल पजीर तहजीब को ज़रीफ़ाना अंदाज में पेश किया है। ज़रीफ़ाना ने मजाकतन में, जवाल पजीर पतन, लखनऊ के नवाबों का पतन होना, लखनऊ के नवाबों का पतन होना आपने अपने नावलों में लिखा है और बड़े मज़ाही अंदाज में, मजाकतन सब बातों को आपने लोगों के सामने पेश किया है। इसके अलावा जागीरदाराना माहौल पर भी तंज किया है, ताना मारा है। इन सब का उनका सबसे मकबूल जो नावल है वो है फसाना आज़ाद। फसाना आज़ाद नावल फसाना आज़ाद में आज़ाद और खोजी की दिलचस्प किरदार निगारी और चुस्त और बरहमल मुकालमात बयान किए गए हैं। फसाना आज़ाद क्या होता है, जिसमें दो किरदार होते हैं, एक का नाम है आज़ाद, एक का नाम है खोजी। आज़ाद जो है नए ज़माने का इंसान है, खोजी जो है पुराने ज़माने का इंसान है। 60 साल का एक बुढ़ा है और वो सब बातें सोचता रहता है। तो खोजी जो है पुराने रूढ़िवादी बातों में चलता है, लेकिन बड़ा मज़ाहिया किरदार है, कैसा इंटरेस्टिंग किरदार है। और इस खोजी किरदार के ऊपर इसका मुताला करने के लिए इसका मुताला किया गया है, इस पर तनकीद की गई है। इनका तनकीद का चैप्टर है क्लास 12th में, आप चाहें तो क्लास 12th प्लेलिस्ट में जाकर ये चैप्टर देख सकते हैं, खोजी एक मुताला। उसमें फसाना आज़ाद के बारे में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बातें पता चल जाएगी। पंडित रतन नाथ और अवध अखबार, पंडित रतन नाथ अवध अखबार के एडिटर थे। किसके एडिटर थे? अवध अखबार अलग है, ठीक है, अवध अखबार अलग है, अवध पंच अलग है, याद रखना। अवध अखबार के क्या थे? एडिटर थे। इसी अखबार में 1878 से 1879 दिसंबर तक ये नावल किस्तवार शाया होता था। 1880 में ये किताबी शक्ल में फसाना आज़ाद के नाम से क्या हुआ? शाया हुआ। 1878 से 1989 तक यानी 1 साल तक लगभग ये अखबार में क्या था? किस्तवार, हर बार किस्तवार आता रहता था। लेकिन आगे चलकर 1880 में पूरा संग्रह करके एक किताबी शक्ल में इसको प्रिंट करवा दिया गया। इस नावल का प्लाट गैर मरबूत है और इसमें लखनऊ की माशरत और तहजीब को पेश किया गया है। गैर मरबूत, अगठित, ढंग से पूरा गठित नहीं है, पूरी सब बातें कनेक्टिंग नहीं है। इसके अलावा सरशार के दीगर नावल कौन से हैं? जामे सरशार, पी कहाँ, कामिनी, कड़म धड़म, सैर कौसार वगैरह, ये कौन है? सरशार के सारे नावल के नाम हैं। नज़ीर अहमद और सरशार के बाद उर्दू में तारीख़ नावल निगारी का दौर शुरू हुआ। और किसने शुरू किया? मौलवी अब्दुल हलीम शरर और मोहम्मद अली तबीब को तारीख़ नावल निगार माना जाता है। ये पहले तारीख़ी नावल निगार हैं। इन्होंने अपने नावलों में इस्लाम की शानदार माजी को बयान किया है। इन्होंने अपने नावलों में मुस्लिम मुतवस्सित तबके के मसाइल को पेश किया है। वो उनकी माशरती, अखलाकी, मजहबी, समाजी बुलंदियों के ख्वाह थे। ख्वाह कहते हैं भलाई चाहने वाला, ख्वाह कहते हैं भलाई चाहने वाला, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, याद आएगा तो बता देंगे। शरर उनके अंदर वो जोत जगाना चाहते थे जिनसे उनमें खुद एतमादी पैदा हो सके, कॉन्फिडेंस पैदा हो सके, ऐसा वो चाहते थे। कौन? अब्दुल हलीम शरर। अब बात करते हैं दोस्तों अब्दुल हलीम शरर की। अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नावल कौन सा है? फिरदौस बरी। कौन सा है? फिरदौस बरी। फिरदौस नहीं है, फिरदौस बरी। फिरदौस किसे कहते हैं? जन्नत को। फिरदौस बरी। उनके अहम नावलों में मुल्क, अब्दुल अजीज़ और वर्जीना, मंसूर मोहना,
हुस्न एंजेलिना, शौकीन मलिका, अय्याम अरब, ज़वाल बगदाद वगैरह ये उनके अहम नावल हैं। अब्दुल अलीम शरर के नावलों की कमी क्या है? कमी है कि उनके यहाँ किरदार निगारी कमज़ोर है। उनके नावलों में तबलीगी अंदाज को पाया जाता है। ये उनके नावलों की क्या है दोस्तों? कमी है। दूसरी बात करते हैं मोहम्मद अली तबीब की। तो मोहम्मद अली तबीब के नावल, अहम नावल कौन से हैं? नील का सांप और इबरत। नील का सांप और इबरत। फिर मुंशी सज्जाद हुसैन भी इसी दौर के नावल निगार हैं। इनके मशहूर नावल हैं हाजी बगौल और काया पलट और अहमक ज़ी। ये उनके 3 के अहम नावल हैं। ये अवध अखबार में मुदीर और मालिक थे। कौन? मुंशी सज्जाद हुसैन। अवध पंच अखबार में, अवध अखबार अलग है, अवध पंच अखबार अलग है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद सबसे अहम नाम आता है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है मिर्ज़ा हादी रसवा। कौन सा दोस्तों? मिर्ज़ा हादी रसवा। इन्होंने बहुत से नावल लिखे हैं, लेकिन उनका सबसे अहम और कामयाब नावल है उमराव जान अदा। इस पर काफ़ी मूवी भी बन रखी है। उमराव जान अदा चैप्टर भी है, आप चाहें तो क्लास 12th की बुक में ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं है, तनकीदी तौर पर कुछ बातों को शॉर्ट बयान किया गया है, लेकिन जब मैंने पढ़ाया तो जाहिर सी बात है काफ़ी डिटेल में समझाया होगा, तो आप समझ लीजिए। क्लास 12th में उमराव जान अदा चैप्टर है, आप चाहें तो डीपली वहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपको मिर्ज़ा हादी रसवा के बारे में और कुछ जानने को मिल जाएगा। तो उन्होंने जो बहुत सारे नावल लिखे हैं, लेकिन सबसे अहम, सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा हुआ है? उमराव जान अदा। इसके अलावा उनके नावलों में अफशाए राज, अख्तरी बेगम, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, बहराम की रिहाई, ये सब भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नावल हैं। नावल उमराव जान अदा का प्लॉट मरबूत शक्ल में है, एकदम गठित है। गठित का प्लॉट कैसा है? गठित है, यानी कहानी बिल्कुल सिस्टमेटिक चलती है। आप काफ़ी चीज़ समझ पाते हैं कि अच्छा एक तवाइफ बनी है, कैसे बनी है, क्या हुआ है, कैसे हालात की ज़िंदगी पेश आए हैं, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सभी कहानी को बयान किया गया है, इसलिए मरबूत शक्ल में शामिल है। अगला जो अहम नाम है दोस्तों वो है राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी, इनको मुसव्विर गम का लक़ब दिया है। क्यों दिया गया है वो सुन लीजिए। इन्होंने हिंदुस्तानी औरतों, ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन की दर्दनाक ज़िंदगी को अपने नावलों का मौजू बनाया और मुआशरे में उनकी जो दर्दनाक हालत है उसकी तस्वीर कशी की है, इसलिए इन्हें मुसव्विर गम कहा जाता है। औरतों के दुख दर्द को, तकलीफ़ को समझा और उसको अपने नावलों को क्या बनाया? हिस्सा बनाया। राशिदुल खैरी के अहम नावलों में आमना का लाल, सैयदा का लाल, सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और माना ज़ालुस सायरा अहम है। इसके बाद उर्दू नावल निगारी में ऐसे शख्स ने कदम रखा जिसने उर्दू नावल को एक नई सिमत अता की, एक नई जगह, एक नई राह बताई। उनका नाम है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। हालांकि मुंशी प्रेमचंद खालिज क्या है? सिर्फ अफसाना निगार हैं। क्या है? अफसाना निगार हैं, लेकिन आपने क्या लिखे? नावल भी लिखे हैं। उन्होंने देहात के समाजी और माशरती को अपने नावलों का मौजू बनाया है, क्योंकि ये ख़ुद उनके तमाम मसाइल से वाकिफ़ थे। ये खुद जानते थे कि गरीब लोग किस तकलीफ़ों में, किन परेशानियों से दो चार होते हैं। उन्हीं चीज़ों का उन्होंने लिखने का मौजू बनाया। इनके नावलों में देहाती ज़िंदगी के मसाइल की भरपूर अक्कासी की गई है। इनके अहम नावल हैं बेवा, गौदान, चौगान हस्ती, बाज़ार हुस्न, मैदान अमल और गौशे आफ़ियत इनके अहम नावल हैं। किनके? प्रेमचंद के। इन्होंने हकीकत निगारी को पूरी सच्चाई के साथ पेश किया है, पूरी ईमानदारी के साथ पेश किया है। प्रेमचंद के बाद अहम नावल निगारों में नियाज़ फ़तेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, सज्जाद हैदर यलदरम, हाजी अब्दुल गफ्फार और हिजाब इम्तियाज़ अली ताज का नाम अहम है। मुंशी प्रेमचंद के दौर में ही तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो चुका था। मुंशी प्रेमचंद के टाइम में ही मज़कूरा तमाम लोग इस तहरीक से वाबस्ता हो गए, जिनके बारे में हमने पहले बात की। वो सभी किससे वाबस्ता हो गए? किससे जुड़ गए? तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गए थे। तरक्की पसंद तहरीक का मकसद अदब और समाज के रिश्तों को उजागर करना है। तरक्की पसंद तहरीक चाहती थी तरक्की पसंद तहरीक का मकसद क्या था दोस्तों? समाज के रिश्तों को उजागर करना था। समाज में किन परेशानियों से लोग दो चार हो रहे हैं, उन बातों को, समाज की बातों को लिखना इनका क्या था? अहम मकसद था। तरक्की पसंद तहरीक का नारा ही ये था, अदब बराए अदब ना होकर अदब बराए ज़िंदगी था। इसका मतलब अदब में समाजी मसाइल का पेश करना। तरक्की पसंद तहरीक का नारा क्या? अदब बराए अदब नहीं था। अदब सिर्फ अदब के लिए है। अदब यानी साहित्य सिर्फ लुत्फ़ के लिए है, मज़े लेने के लिए है, टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए
नहीं, बल्कि अदब बराए ज़िंदगी। अदब साहित्य बना है इंसानी मसाइलों को, इंसानी समस्याओं को सामने लाने के लिए, सामाजिक समस्याओं को इंसान को अफजल बनाने के लिए, उनके कामों के लिए इसको शामिल किया गया था। उनका नारा था अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए ज़िंदगी, ना कि अदब बराए अदब। इस तहरीक ने दीगर असनाफ़ अदब की तरह नावल को भी मुतासिर किया और नावलों में समाजी मसाइल को जगह दी। इस सिलसिले में सज्जाद ज़हीर का नावल है लंदन की एक रात। ये अहम नावल है, किनका है? सज्जाद ज़हीर का है। इस नावल में सबसे पहले शऊर की रॉ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। शऊर की रॉ कहते हैं टेक्निकल चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल सिस्टमेटिक इस चीज़ को लिखा गया हो। काजी अब्दुल गफ्फार का नावल है लैला के खतूत भी अहम है। असमत चुगताई का नावल टेढ़ी लकीर भी अहम है। तरक्की पसंद तहरीक में इसमत चुगताई का नाम बहुत अहम लिया जाता है। पहला इसमत चुगताई का पहला नावल ज़िद्दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा हुआ? टेढ़ी लकीर हुआ है। इसके बाद अहम नावल निगार का नाम कृष्ण चंद्र है। कौन सा है? कृष्ण चंद्र। इनके नावलों की इनफरादियत, फ़ज़ाबंदी, मंजर निगारी और जज़ियात निगारी अहम है। उन्होंने भी मुंशी प्रेमचंद की तरह समाजी मसाइल को अपने नावलों में क्या दी है? जगह दी है। कृष्ण चंद्र के अहम नावल कौन कौन से हैं? जब खेत जागे, दिल की वादियाँ, तूफ़ान की कलियाँ, एक औरत, हज़ार दीवाने, 52 पत्ते, गद्दार, बर्फ़ के फूल, दूसरी बर्फ़बारी और एक गधे की सरगुज़िश्त। ये क्या इनके अहम नावल हैं। उसके बाद अज़ीज़ अहमद के नावल अहम हैं। कौन से? ऐसी बुलंदी और ऐसी पस्ती और गुरेज़ हैं, 2 हैं। ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी के अहम नावल, ये असलन अफसाना निगार हैं, लेकिन उनका एक नावल भी है। हालांकि राजेंद्र सिंह बेदी किसके लिए जाने जाते हैं? अफसाना निगारी के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक नावल लिखा। अब आप सोचिए, जिसने एक ही नावल लिखा फिर भी नावल निगारी में उसका नाम आ गया, क्यों? क्योंकि इनका एक नावल है और वो भी शाहकार है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। नावल का नाम है एक चादर मैली सी। इतना ज़्यादा अहम रखता है अदब में कि इनका नाम अफसाना नावल निगारों में भी लिया जाता है, जबकि लिखा सिर्फ एक ही था। शौकत सिद्दीकी, इन्होंने अपने नावलों में निचले और मुतवस्सित तबके के लोगों को किरदार बनाया है। उनका अहम नावल खुदा की बस्ती है। कौन सा दोस्तों? खुदा की बस्ती है। इनके बाद सबसे अहम नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर है। कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर हैं। अब कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में पढ़ते हैं, ये लास्ट है शायद। इनके नावलों के किरदार आला तबके के लोग हैं, उच्च घरानों के बारे में लिखा है। इन्होंने अपने नावलों में शऊर की रॉ तकनीक का इस्तेमाल किया है। इन्होंने तकरीबन 7 नावल लिखे हैं, जिसमें मेरे सनम खाने इनका पहला और आग का दरिया इनका अहम नावल है। अगर पहला नावल पूछा जाए कुर्रतुल ऐन हैदर का तो क्या बताएंगे? मेरे सनम खाने। और पूछा जाए अहम नावल कौन सा है, तो अहम नावल है इनका आग का दरिया। कौन सा है? आग का दरिया। इसका अंग्रेज़ी में द फायर ऑफ रिवर के नाम से तर्जुमा हो चुका है। इनको उर्दू अदब की वर्जिना वुल्फ कहा जाता है, या वेल्फ हो गया, वुल्फ कहा जाता है, क्योंकि इनके कलाम में जेम्स जॉइस और रोजिना वुल्फ की नुमाया असरात नज़र आते हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें, इंतज़ार हुसैन का मशहूर नावल बस्ती है, हयातुल्लाह अंसारी का मशहूर नावल लहू के फूल हैं। और ये सारे क्या थे दोस्तों? 2-4 अहम नावल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, उनको छाँचा लिखा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों ही लिहाज से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, जैसी कोई बात नहीं जिसमें शामिल नहीं की गई हो। फिर भी कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी जो मैं आपको 1, 2, 3, 4 पेजेस में कुछ मैंने अलग से चीज़ लिखी है। ये भी आप पढ़ लेंगे तो आपका फ़ायदा आएगा। बाकी इतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। इन 2-3 चीज़ों को एक बार नज़र से आप पढ़ लीजिएगा, एक बार नज़र से फेर लीजिएगा। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगी जिनको PDF का दे रखा है फंक्शन, वो PDF लेकर आराम से इसको बाद में पढ़ सकते हैं। वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हो चुका है दोस्तों? कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में से कोई बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई हो। छोटा ही टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इजीली आपको याद हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ऐसी कोई बात जो मुझे समझ में आएगी, बाद में कुछ याद आएगी, आप कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं कमेंट पढ़ सकूँ, बाद में पढ़ सकूँ और याद रख सकूँ आगे मुझे उनका क्या जवाब देना है। अगली क्लास में आगे इंशाल्लाह उनके बारे में जवाब देंगे। फिलहाल मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।